ओके, सो रुथरफोर्ड का अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हमने डिस्कस किया। क्या था एक्सपेरिमेंट, उसके ऑब्जर्वेशंस क्या थे, एंड आफ्टर दैट हमने इम्पैक्ट पैरामीटर एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अभी ये जो एक्सपेरिमेंट किया और उसका जो ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन्स थे, उसके बेस पे रुथरफोर्ड ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दे दिया। जैसे डाल्टन ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था, वो हमने डिस्कस किया। फिर जे थॉमसन ने अपना एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया दिया था, वो भी हमने डिस्कस किया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस रुथरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ओके, जो जे थॉमसन के स्टूडेंट थे रुथरफोर्ड, उनका एटॉमिक मॉडल है ये। जो भी मॉडल है, मतलब मॉडल इन द सेंस क्या, वो बता रहे हैं कि एटॉम का स्ट्रक्चर ऐसा है, उसमें प्रोटॉन यहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा एंड ऑल, वो सब बता रहे हैं, दैट इज मॉडल। तो रुथरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करें। तो देखो सबसे पहली बात जो उन्होंने बताई थी वो क्या थी? ओके, ये शक्तिमान जैसा शक्तिमान देखा है, उसके ऐसे यहाँ पर ऐसे कॉस्ट्यूम पे ऐसे लिखा हो, ऐसे फिगर थी। ओके अच्छा चलो व्हाट एवर, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होगा? प्रोटॉन, तो पॉजिटिवली चार्ज से हमने दिखाया हुआ है। और ये क्या है? ये है इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस के आसपास पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहे होंगे। ये बोर बोल रहा है, सॉरी बोर नहीं, रुथरफोर्ड बोल रहा है, बोर भी बोलेंगे वो आगे। ओके, सब लोग तीनों के तीनों एक दूसरे के स्टूडेंट है। मतलब सबसे पहले जे थॉमसन, तो जे थॉमसन के स्टूडेंट कौन है? रुथरफोर्ड। और रुथरफोर्ड के स्टूडेंट कौन है? बोर। ओके, तो सबने अपना अपना मॉडल दिया है और स्टूडेंट का मॉडल अपने सर के मॉडल से थोड़ा और ऊपर है, तो अच्छी बात है। ओके, गुरु दक्षिणा मिल गई। अच्छा चलो, तो कहने का मीनिंग है ये तो मॉडल है, बाद में मतलब ये तो जस्ट अ फिगर, ये तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पस रखी हुई है। तो पहला पॉइंट जो उन्होंने अपने मॉडल में बताया वो दैट इज मैक्सिमम स्पेस ऑफ एन एटॉम इज एम्प्टी। और मैक्सिमम मतलब कितना है? 99%। ये तो हमने ऑब्जर्वेशन में भी देखा था। ओके, ये जो मतलब ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो तो सीधे आर पार निकल गए गोल्ड फॉइल के। ओके, तो उससे पता चला कि जो मैक्सिमम स्पेस है एटॉम का, जो मैक्सिमम स्पेस है मतलब 99% ऑफ द स्पेस जो है वो क्या है? एम्प्टी। इसीलिए तो सारे के सारे अल्फा पार्टिकल आर पार निकल गए। ओके, तो वो पहला था। देन दूसरा पॉइंट क्या बोला कि मेजरली जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है एटॉम के अंदर, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और वो सेंटर का नाम दिया उन्होंने क्या? न्यूक्लियस। अभी ये कैसे पता चला कि सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है? क्योंकि उन्होंने देखा था ना कि सेंटर पर जो अल्फा रे इंसिडेंट हो रहा है वो वाला 1 लाख इंसिडेंट करवाए, उसमें से सिर्फ 1 लाख बोल, हाँ करेक्ट, 1 लाख 10⁵ मतलब 1 लाख इंसिडेंट करवाए, तो उसमें से 1 रिटर्न आ रहा है। लेकिन वो 1 जो रिटर्न आ रहा है वो भी कहाँ रिटर्न आ रहा है? सेंटर पर। ओके, तो 1 लाख इंसिडेंट करवाए, उसमें से 1 लाख सेंटर पर इंसिडेंट नहीं करवाए, 1 लाख टोटल इंसिडेंट करवाएंगे, तो उसमें से शायद एक एग्जैक्टली सेंटर पे जाएगा और वहां से बैंड हो जाएगा। ओके, 180 डिग्री पर। तो कहने का मीनिंग ये है कि ज्यादातर, पहली बात अगेन हम यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है हमने। ओके, इलेक्ट्रॉन, जैसे हम एटॉमिक मास बोले, एटॉमिक मास मतलब नाम में ही लिखा हुआ है, एटॉम का जो मास हो उसको एटॉमिक मास बोलेंगे, सिंपल। यस, अभी एटॉम में कौन कौन है? तो बेसिकली हम 3 पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, केमिस्ट्री में हम थोड़ा इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, चाय मैसोन, जीटा मैसोन, कप्पा मैसोन, ये सब भी होता है, लेकिन हम उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ 3, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज ये 3 ही है ऐसा है नहीं। ओके, अच्छा चलो, तो अभी तक क्या हुआ था? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी, टिक मार्क। ओके, नेक्स्ट रुथरफोर्ड ने क्या किया? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी की, जिनका नाम उन्होंने दिया प्रोटॉन, डन। और चैडविक ने लास्ट में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। ये तो हमें याद ही रखना है और याद रह भी गया होगा, कब से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, तो मास के रिस्पेक्ट में, एटॉमिक मास मतलब एटॉम का मास, तो एटॉम का मास मतलब 3 पार्टिकल के बारे में हम पूरी स्टडी कर रहे हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये हमें प्रैक्टिकल से पता चला, मतलब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हमारे ये जो डेटा है वो है क्या कि जो 1 प्रोटॉन का मास है, mp मतलब प्रोटॉन का मास, वो 1 इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 टाइम्स ज्यादा है। मतलब इलेक्ट्रॉन के मास को तुम 1836 मल्टीप्लाई करोगे तब जाके एक प्रोटॉन का मास बनेगा। मतलब रफली तुम याद रख सकते हो 2000 टाइम्स।
तो इलेक्ट्रॉन के मास का 2000 टाइम्स ज्यादा है क्या, मास ऑफ प्रोटॉन। डन। सो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू एग्जैक्टली 1836 और सिंपली ऐसे रफली याद रखने के लिए 2000 टाइम इतना। तो मतलब इतना छोटा है इलेक्ट्रॉन का मास, दैट्स व्हाई वी आर निग्लेक्टिंग द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और अगर हम इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लेक्ट ही कर दे तो बचा क्या फिर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन। चैडविक भाई नहीं आए हैं, तो जब उन्होंने डिस्कस किया था, रुथरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, तब तो दो ही, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अभी नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल को मतलब उसके मास को हम निग्लेक्ट कर दे तो बचा कौन, पॉजिटिवली चार्ज। तो उन्होंने बोला कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर पे ही लोकेटेड है, मतलब सारे के सारे प्रोटॉन जो है वो कहाँ है, सेंटर में। तो यहां पर देखो, यहां पर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हो गया। जे थॉमसन ने बोला था वो वाटरमेलन वाला मॉडल, तो जितने भी वाटरमेलन के सीड्स है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और जो पल्प है रेड कलर का जो हम खाते हैं वो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और वो इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे एटॉम में। ये बोला था जे थॉमसन ने, और यहां पर ये बात गलत प्रूव हो गई। क्यों? क्योंकि ये क्या बोल रहे हैं रुथरफोर्ड कि ऐसे यूनिफॉर्मली एटॉम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब ऐसे गोला है तो हर जगह ऐसे प्रोटॉन 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 ऐसा नहीं है। न्यूक्लियस के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड, न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड है। वो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे बोला 1 लाख भेजे तब उसमें से एक आया वापस। ओके, अगर ऐसा होता तो बहुत सारे वापस आ जाते और बहुत सारे डिफ्लेक्ट होते, लेकिन मेजरली 99% तो पास हो गए, मतलब वहां पर कुछ है ही नहीं। तो ये बात तो गलत प्रूव हो गई कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है। ओके, तो ये था सेकंड पॉइंट कि जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो सेंटर पे लोकेटेड है, जिसका नाम न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की रेडियस किसने दी है, रुथरफोर्ड ने, 10⁻⁻15 मीटर, जिसको 1 फर्मी मीटर भी बोलते हैं। और एटॉम की साइज दी थी जे थॉमसन ने, वो है 1 एंगस्ट्रॉम और से 10⁻10 मीटर। तो फर्मी मीटर, एंगस्ट्रॉम याद रखना। ओके, 10⁻15 मीटर, और ये है 10⁻10 मीटर। तो ये 2 पॉइंट याद रह गए। आगे नेक्स्ट उन्होंने बताया कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल और सर्कुलर ऑर्बिट्स में, देखो ये कैसे दिया हुआ है, तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, वो उन्होंने बताया। किसने? रुथरफोर्ड ने अपने मॉडल में ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। किसके अराउंड? न्यूक्लियस के अराउंड। दैट्स इट। एंड फोर्थ पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि अगर ये इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलरली घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा होगा तो ऐसे ही तो कोई घूम नहीं सकता। ओके, सर्कुलर मोशन करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स भी चाहिए। ओके, तो यहां पर जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, यहां पर जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन सा फोर्स होगा? एट्रैक्शन फोर्स बिटवीन दी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। कौन सा? बीच में क्या है? पॉजिटिवली चार्ज, और इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लगेगा? अगर दोनों सेम है तो रिपल्जन फोर्स लगेगा, और दोनों डिफरेंट है तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन वो फोर्स लगेगा कितना? तो इसके पहले भी मैंने बताया और हमने डिस्कस किया हुआ ही है। सो F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये है हमारा फोर्स का फॉर्मूला। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में कूलम्स लॉ है। ये कौन सा लॉ है? कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स कितना है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगेगा तभी तो वो घूम रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ही किसको बैलेंस कर रहा है? हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो उनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो देखो यहां पर वही फॉर्मूला लगाया हुआ है कि Q1 मतलब सपोज यहाँ सेंटर में जो चार्ज है, तो सेंटर में कितना चार्ज है? सेंटर में तो तुमने जितना लिया हो उतना। अगर तुमने गोल्ड लिया हुआ है तो 79 प्रोटॉन्स होंगे। ओके, अगर तुमने सोडियम लिया है तो 11 प्रोटॉन्स होंगे। लाइक दैट। तो जितना लिया हो, तो क्या लिया हुआ है तो हमने कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे, तो Z लिख देते हैं। Z मतलब एटॉमिक नंबर, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ गए। तो Z ले लिए, और एक प्रोटॉन का चार्ज कितना? E, विच इज 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो K Q1 एंड Q2 मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए एक ही लिख दिया डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। यही फॉर्मूला यूज किया है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv²/r। ये भी हमने बहुत बार केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूज कर लिया है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारा mv²/r। डन। बस, तो यहां से हमें पता चल गया
कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब यहां से अगर तुम निकालना चाहो कि ये कितनी वेलोसिटी से घूम रहा है तो mv² है, यहां से r कट हो जाएगा तो रहेगा क्या kze² डिवाइडेड बाय mr डिवाइडेड बाय mr, और ये पूरा का पूरा स्क्वायर रूट में, तो ये हो जाएगा मेरा क्या v। ओके, तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, निकालनी हो तो, अदरवाइज ये इक्वेशन छोड़ के इक्वेशन लिख के जा सकते हैं। क्लीन कर दूं? हाँ, तो यहां से हमें फोर्थ पॉइंट क्या पता चला? फोर्थ पॉइंट ये पता चला कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो ऐसे तो घूम नहीं सकते, सर्कुलर मोशन के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी तो लगना चाहिए, तो ही तो वो सेंटर के टुवर्ड्स में अट्रैक्ट होकर गोल गोल घूमेगा, अदरवाइज तो ऐसे सीधा ही नहीं चला जाएगा, कोई गोल गोल क्यों घूमेगा, सीधा ही नहीं जाएगा। तो ये सीधा इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि इसको किसी ने बांध के रखा हुआ है, मतलब बाउंड एनर्जी, वो हम आगे भी हम देखेंगे और पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। तो बाउंड एनर्जी मतलब बांध के रखना, हमने न्यूक्लियाई में डिस्कस किया था, न्यूक्लियाई इसके बाद वाला चैप्टर ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। ओके चलो, सो बाउंड एनर्जी, तो कहने का मीनिंग, अभी बाउंड एनर्जी की बात ना करो तो चलेगा, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमने के लिए उसके पास कुछ एनर्जी तो चाहिए ना, तो वो एनर्जी कौन सी है? सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा वो कहां से आया? तो वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कूलम लॉ से हमें मिलेगा kq1q2/r², क्योंकि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, और यहाँ पर तो 1 2 3 4 मतलब जितने भी हो नजदीक, ओके, मतलब हमने तो पता है एटॉमिक नंबर, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को ये बीच वाला जो प्रोटॉन है वो क्या करेगा? अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करके रखेगा, तो वो वही सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स kq1q2/r² में वैल्यू पुट करके हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं वेलोसिटी का भी, कि ये जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है वो भी हम यहां से निकाल सकते हैं। डन। तो ये सारे पॉइंट थे रुथरफोर्ड के मॉडल में, सिंपल था। रुथरफोर्ड मॉडल देखो ये क्या बोला उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने बताया कि भाई एटॉम जो है वो खाली है। देखो रुथरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वो अलग है और ये उनका मॉडल है, वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे मॉडल दिया हुआ है। ओके, तो अगर मॉडल पूछा है तो मॉडल लिखना है, यहाँ पर फिर एक्सपेरिमेंट चिपका के मत आना, और एक्सपेरिमेंट पूछा है तो एक्सपेरिमेंट लिखना, फिर वहां पर ये सब चीजें तुम लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट लिखना जरूरी है। और यहाँ पर अगर सिर्फ और सिर्फ मॉडल पूछा है, सपोज 3 मार्क्स में तुम्हें मॉडल पूछा है और 2 मार्क्स में तुम्हें रुथरफोर्ड ऐसा पूछा, एक्सप्लेन रुथरफोर्ड मॉडल ऑफ एटॉम एंड इट्स लिमिटेशन, और वहां तुम अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चिपका के आ गए, 0 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो ध्यान से समझो क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली लिखना। ऐसा नहीं है कि बस वही रुथरफोर्ड तो चिपका दिया कुछ भी, ऐसा नहीं करना है। ओके, सो क्या पहले हमने क्या समझा, रुथरफोर्ड का जो अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो समझा और उसके ऑब्जर्वेशंस, उसके कंक्लूजन्स डिस्कस किए। अच्छा, अब हम क्या बोल रहे हैं कि रुथरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे जो मॉडल दिया वो मॉडल हमने अभी डिस्कस किया। तो क्या था मॉडल, मतलब उन्होंने क्या बोला कि ऐसा होना चाहिए एटॉम, स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम ऐसा है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो कैसा है कि भाई 99% ऑफ दी स्पेस तो क्या है, एम्प्टी स्पेस है, उनके एक्सपेरिमेंट के बेस पे 99% एम्प्टी स्पेस है। मेजरली जो मास ऑफ दी एटॉम है जो पॉजिटिवली चार्ज का है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, वो भी हमने डिस्कस किया। 1 प्रोटॉन का मास इज इक्वल टू 2000 टाइम्स 1 इलेक्ट्रॉन का मास। ओके, और एग्जैक्टली बोले तो 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन का मास। यस, तो उतना कम है, तो मतलब मेजरली जो चार्ज है, मेजरली जो मास है, नॉट चार्ज, मेजरली जो मास ऑफ एटॉम है वो कहां कॉन्सेंट्रेटेड है, एट दी सेंटर। ओके, और उसका नाम दिया है न्यूक्लियस, और उसकी साइज भी दी है रुथरफोर्ड ने, विच इज 10⁻⁻⁵ मीटर, अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे। डन। ओके, चलो देन नेक्स्ट उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन का क्या, तो उन्होंने डिस्कवरी किसकी की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी रुथरफोर्ड ने की थी। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन का क्या, तो इलेक्ट्रॉन का उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, वो बताया। अच्छा, पर्टिकुलर सर्कुलर ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं, वो बताया।
एंड अगर सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो कोई ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना चाहिए। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के बीच में कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगता है वही फोर्स रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो उसको हम कंपेयर करके वेलोसिटी निकालनी हो तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। डन। तो ये था पूरा का पूरा रुथरफोर्ड मॉडल। अंडरस्टूड? कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके और से मैसेज और फोन करके पूछ लेना। डन। ओके, देन नेक्स्ट हमें थोड़ा बहुत समझना है, उसके बाद लिमिटेशन समझेंगे हम। रुथरफोर्ड की भी लिमिटेशंस है। ओके चलो।